नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वीडियो को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। तो बने रहिए वीडियो में। वर्तमान परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य की अगर चर्चा की जाए तो इस मुद्दे को हाल के जो समय रहा है, जो कोरोना महामारी का समय रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन अलग अलग देशों में, शहरों में लगाया गया, उसकी वजह से लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत असर हुआ है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए जिनको देखने के बाद मानसिक स्वास्थ्य का जो मुद्दा है ये चर्चा में आ गया है। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है, इसलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कुछ समय पूर्व बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि ये आत्महत्या थी या हत्या थी, इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसको देखते हुए यही लगता है कि एक्टर ने आत्महत्या की थी। तो आत्महत्या के कारण तो स्पष्ट नहीं थे, परंतु उन परिस्थितियों की खोज की जा रही है जिन्होंने सुशांत सिंह को मानसिक तौर पर विवश कर आत्महत्या को मजबूर किया। ये समय कोरोना पेंडेमिक का भी था, जब दुनिया के कई लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, जिसके वशीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और कौन कौन से कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस संबंध में WHO के दिशा निर्देश और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भारत की नीतियों और योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं होता है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होता है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। ये कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है। मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमज़ोर याददाश्त, भूलने की बीमारी और भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा है। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5 से 6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। इसे यहाँ आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ष के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62% लोग बेरोजगार हैं।
भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और यदि सुविधाएं हैं भी तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की अगर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित है। विश्व में 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से प्रभावित है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोजगार में 16% की हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यानी कि 10 अक्टूबर को आज के दिन मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में समाज और परिवार की भी अहम भूमिका होती है। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण कई होते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न में से होते हैं। कई बार आर्थिक और नैतिक पहलू इन कारकों के आविर्भाव में उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, गर्भावस्था संबंधी पहलू, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, इसी तरीके से मानसिक आघात, सामाजिक कारण। अब मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में सहयोग हेतु राष्ट्रीय गतिविधियां कौन सी है? इसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम MMHP की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर अग्रसर होना था। इस कार्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक हैं: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज, पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम। 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई तथा भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया। इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया। इसके अलावा जो दूसरा राष्ट्रीय एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, जिसके अंतर्गत किशोरावस्था, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम वयस्कों से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वर्ष 2017 में लागू किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। परिभाषा की अगर बात करें, अगर मेंस की दृष्टि से देखें तो आप परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय विचार, मनोदशा, अनुभूति और याददाश्त आदि से संबंधित विकारों से होता है, जो हमारे जीवन के सामान्य कार्यों जैसे निर्णय लेने और यथार्थ की पहचान करने आदि में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकारों की अगर बात करें तो अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच का अधिकार होगा। अधिनियम में गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को मुफ्त इलाज का भी अधिकार दिया गया है। अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा और लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग या विकलांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीर या कोई अन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। अग्रिम निर्देशों की अगर बात करें इस अधिनियम में तो मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को ये बताते हुए अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा कि उसकी बीमारी का इलाज किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार नहीं, और इस संदर्भ में उसका नामित प्रतिनिधि कौन होगा। आत्महत्या अपराध नहीं है। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा
309 में संशोधन किया है, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। पुराने अधिनियम के जो परिवर्तन के उपरांत आए नए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को मील का पत्थर कहा जा सकता है, परंतु इसमें भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रश्नों का जवाब नहीं है। जैसे कि नए कानून में कुछ मानसिक बीमारियों की परिभाषा से संबंधित विवाद के कारण यह कानून कई समस्याओं को अधूरा छोड़ देता है। पुराने एक्ट में किए गए बदलाव अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि इन मानकों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इन्हें DSH-5 मैनुअल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नए कानून में एडवांस डायरेक्टिव का प्रावधान है, जो मरीजों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इलाज के तरीके चुनने की आज़ादी देता है। लेकिन भारत में पागलपन संबंधी जो अवधारणाएं हैं उनके कारण यहाँ मरीज अपनी मानसिक अवस्था को लेकर खुद ही इनकार कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में कोई भी एडवांस डायरेक्टिव उनके खिलाफ हो जाएगा। अगर स्टेट वाइज अगर देखा जाए, जो जितने भी भारत के स्टेट हैं और जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनका परसेंटेज शेयर देखें, अगर सुसाइड्स में 2018 के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 9.9% है, मध्य प्रदेश में 8.8%, इसी तरीके से फिर कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बाकी के सारे अदर स्टेट्स हैं। यानी कुल मिलाकर जो ज़्यादा जो स्टेट्स जो है जो कि डेवलप्ड है एक तरीके से भारत में, यानी जो अग्रिम पंक्ति में है, वहाँ पर ज़्यादा शिक्षित वर्ग में ज़्यादा देखने को मिला है। अब बात करते हैं 2018 के जो आत्महत्या संबंधी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में WHO की जो भूमिका है, WHO मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न देशों की सरकारों को समर्थन और सहयोग प्रदान करता है। WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई साक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया है। WHO इस जानकारी को सरकार को प्रसारित करने और नीतियों और योजनाओं के संबंध में प्रभावी रणनीतियों के एकीकरण की दिशा में कार्य कर रहा है। 2013 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2013 से 2020 के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना द्वारा WHO के सभी सदस्य देशों ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। इस कार्य योजना का संपूर्ण लक्ष्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना, देखभाल करना, रिकवरी में वृद्धि करना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के संबंध में मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता में कमी लाना है। ये मुख्यतः 4 उद्देश्यों पर केंद्रित है: मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रभावी नेतृत्व और शासन को मजबूत करना, समुदाय आधारित व्यवस्थाओं में व्यापक, एकीकृत और उत्तरदायी मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल सेवाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम हेतु रणनीतियों को लागू करना, मानसिक स्वास्थ्य हेतु सूचना प्रणाली, साक्ष्यों एवं शोध तंत्र को मजबूती प्रदान करना, कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यक कदम हैं उनकी अगर बात की जाए तो पहली नज़र में कोविड-19 एक शारीरिक स्वास्थ्य संकट के समान प्रतीत होता है, परंतु अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो ये प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर सामने आएगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है, समाज की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक से रिकवरी प्राप्ति करने और उसका मुकाबला करने हेतु ये प्रत्येक देश की जिम्मेदारी बनती है कि वह मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हेतु आवश्यक कदम उठाए। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों में कमी लाने हेतु इस महामारी के संबंध में की गई 3 सिफारिशों पर विचार करना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण, देखभाल हेतु एक पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आपातकालीन जो मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भविष्य हेतु मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण द्वारा कोविड-19 से रिकवरी के लिए सहयोग प्रदान करना, कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से व्यक्तियों एवं समाज को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने हेतु जरूरी है कि उपयुक्त सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उसे अमल में लाया जाए। आगे की क्या राह हो सकती है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि इससे निपटने के लिए उपयुक्त क्षमताओं का विकास किया जाए और संसाधनों में वृद्धि की जाए। यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाए
तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमज़ोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसलिए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है। बजटीय आवंटन की चिंताजनक स्थिति भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान एवं अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था की जाए। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हाल का पेंडेमिक का दौर है कोविड-19 का, इसको देख करके जो मानसिक स्वास्थ्य भारत में और विश्व में जिसकी जो स्थिति है उसके बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आपको इस टॉपिक की ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही उपयोगी वीडियोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।